Welcome to all of you in MGB's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. Today's our lecture is in class FY BSc for semester first. Subject is Geography paper first and topic is Introduction to Physical Geography in bracket Geomorphology and subtopic is Scope of Geomorphology. आज के लेक्चर में हम जियोमॉर्फोलॉजी के स्कोप के बारे में देखेंगे कि उसका स्कोप कितना है, हमें कौन कौन सी फील्ड्स में, कौन कौन सी लाइंस में हमें इसके स्कोप के बारे में पता चलता है या इसकी स्टडी करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी फील्ड में या कौन कौन सी लाइन में हमें जियोमॉर्फोलॉजी की स्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, हम आगे देखेंगे स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन डिटेल। तो ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेन हेडिंग स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। हाँ, उसके नीचे द स्कोप ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ वेरी ब्राइट इन फ्यूचर। यानी जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी है, जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करना है, ये फ्यूचर में मीन्स बहुत अहमियत रखती है, यानी हमारे फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाली है। इसी तरीके से ज्योग्राफी की स्टडी करना या जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करना ये हर फील्ड में या हर यानी साइंस में हमारे काम आती है। इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं फ्यूचर में यानी जियोमॉर्फोलॉजी की जो स्टडी है या जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप है वो उसका फ्यूचर में बहुत या फ्यूचर में वो बहुत काम आने वाले या उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो ये इसकी स्कोप में हम क्या क्या देखेंगे पॉइंट्स वाइज, उसे हम सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, प्लानिंग ऑफ रूरल अर्बन सेटलमेंट्स। सेकंड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। थर्ड इज यूज्ड इन प्लानिंग ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। फोर्थ इज यूज्ड इन प्लानिंग इन एग्रीकल्चर। ये 4 पॉइंट्स हम जो है इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स, प्लानिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी जो है वो हमें जो नेचुरल क्लाइमेटीज आकर होती हैं या नेचुरल आफात जो आती है या कुदरती आफात जो आती है उसके मैनेजमेंट करने में हमें बहुत मददगार या हेल्पफुल साबित होता है। एंड प्लानिंग ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, और जो हम रीजनल वाइज प्लानिंग करते हैं या किसी हमें रीजन को वेल डेवलप करना है या अच्छी तरीके से उसको हमें बसाना है या उसको डेवलपमेंट उसका करना है, तो इसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। Management of natural hazards, planning of rural urban settlement cannot be made without appropriate scientific knowledge of geomorphology of the given area। जब तक हमें किसी भी एरिया को या जो एरिया हमको डेवलप करना है या उसमें डेवलपमेंट लाना है वो हम तब तक नहीं ला सकते जब तक हमें वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजिकल या जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज ना हो। हम किसी एरिया को तभी डेवलप कर पाएंगे जब हमें वहाँ के अच्छी तरीके से वहाँ का जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता हो, यानी वहाँ पर एलिवेशन, वहाँ की सरफेस ऑफ द अर्थ का सी लेवल से कितना यानी ऊंचाई पर है, कितनी एलिवेशन पर है, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम उसकी अप्रोप्रिएट प्लानिंग नहीं कर सकते। हमें मालूम होना चाहिए वहाँ की सरफेस ऑफ द अर्थ कैसा है, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, या वहाँ पर हमें वहाँ पर किसी एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ का सरफेस ऑफ द अर्थ कितना यानी हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी वहाँ का सबसे पहले किसी एरिया को डेवलप करने के लिए हमें वहाँ की सबसे पहले सरफेस ऑफ द अर्थ की नॉलेज रहना ज़रूरी है। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ की हमें कोई वहाँ की नॉलेज नहीं रहेगी तो हम उस एरिया को, उस रीजन को या उस पर्टिकुलर पार्ट को हम
डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए हमें वहाँ का सरफेस ऑफ द अर्थ की मालूमात रहना ज़रूरी है, जियोमॉर्फोलॉजी की मालूमात रहना ज़रूरी है। इसीलिए नेचुरल हज़ार्ड्स में या कहीं पर कुछ यानी नेचुरल आफात आती हैं या कुदरती आफात आती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, या किसी भी तरीके की नेचुरल हज़ार्ड्स आती हैं, तो उसको निपटने के लिए उसकी अप्रोप्रिएट प्लानिंग करने के लिए भी जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज रहना ज़रूरी है। जब तक हमें जियोमॉर्फोलॉजी की मालूमात नहीं रहेगी या जियोमॉर्फोलॉजी का हमें नॉलेज नहीं रहेगा, हम उसको प्रॉपर या अप्रोप्रिएट तरीके से उसको निपट नहीं सकते। उन आफात को या उन कुदरती आफात को हम अप्रोप्रिएट तरीके से उसको निपट नहीं सकते। इसीलिए मैनेजमेंट में या प्लानिंग में जो जियोमॉर्फोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। नंबर 2 पॉइंट है यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में या उसे डेवलप करने में जियोमॉर्फोलॉजी कितना हेल्पफुल साबित होता है या उसकी स्टडी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो इसमें दिया हुआ है इट इज़ आल्सो ग्रेटली नीडेड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यानी जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज या जियोमॉर्फोलॉजी की मालूमात रहना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्लोप ऑफ टेरेन, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, नेचर ऑफ कास्ट, टोपोग्राफी। अब हम सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्री को उस एरिया में डेवलप करना है तो हमें वहाँ का सबसे पहले टेरेन, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो का पता होना ज़रूरी है, यानी वहाँ पर रिवर से मौजूद है या वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर वाटर अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर भी एक इंडस्ट्री को डेवलप करने का इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। विदाउट वाटर हम किसी भी एरिया में इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकते या किसी एरिया को डेवलप नहीं कर सकते। और वहाँ की हमें टोपोग्राफी पता रहना चाहिए वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, यानी वहाँ का सरफेस ऑफ दी अर्थ कैसा है, प्लेन एरियाज़ है, प्लेटिव एरियाज़ है या माउंटेन एरियाज़ है। माउंटेन एरियाज़ में भी हम इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आता है, क्लाइमेट वगैरह का प्रॉब्लम आता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कहीं कहीं पर होता है। इसीलिए उस इंडस्ट्री को हम जो उसके फैक्टर अप्रोप्रिएट फैक्टर हैं, यानी जो उस इंडस्ट्री के, वहीं पर हम उस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। क्लाइमेट के हिसाब से हम इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ अपने आप को एक कुछ पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही अडेप्ट कर सकती हैं और दूसरी क्लाइमेट में अडेप्ट नहीं कर सकती। कोई यानी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा, जैसा कि हमने देखा कि टोपोग्राफी का एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पर्टिकुलर यानी प्लेन एरियाज़ में ही हम इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, नहीं वहाँ पर वाटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। आर वेरी इसेंशियल नॉलेज नीडेड फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स बिफोर प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ये नहीं बोल रहा है कि जो हमारे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, हमारे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो सिविल इंजीनियर्स और जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको इस जियोमॉर्फोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम डेवलप कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए हमें वहाँ की लैंडफॉर्म का पता रहना ज़रूरी है। और इसी तरह हाउसेस वगैरह का भी आता है,
बिफोर प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड और रेलवे इन द एनी रीजन। जैसे हमको कि हाउस को डेवलप करना है या हाउसिंग कॉलोनी को डेवलप करना है, तो हम वहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहाँ का सरफेस ऑफ द अर्थ हाउस को डेवलप करने के लिए, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सूटेबल है कि नहीं, वहाँ पर वाटर अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ पर मार्केट अवेलेबल है कि नहीं, या जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात है या जो हमारे रोज़मर्रा के लगने वाले जो सामान वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, तो उसी एरिया में हम हाउसेस को डेवलप करेंगे, हाउस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद रोड आता है और रेलवे इन एनी रीजन। रोड भी एक अहम फैक्टर है जियोमॉर्फोलॉजी का, यानी उसी एरियाज में हम इंडस्ट्री को, हाउसेस को डेवलप करेंगे जहाँ पर रोड वगैरह, रेलवे वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया हो, उसी एरिया में हम हाउसेस वगैरह को, इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक अहम फैक्टर है इंडस्ट्री को डेवलप करने का, हाउसेस को डेवलप करने का। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, यूज्ड इन प्लानिंग ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। यानी जियोमॉर्फोलॉजी एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करने के लिए किस तरीके से अहम साबित होती है या मददगार साबित होती है। यानी किसी इलाके को या किसी रीजन को हमें डेवलप करना है तो किस तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी हमें हेल्पफुल साबित होती है। तो नीचे दिया हुआ है, प्लानिंग ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इज आल्सो प्रीफर्ड ऑन बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिक रीजन लाइक रिवर बेसिन ऑफ वाटरशेड। अब हम वहीं पर आबाद है या इंसान वहीं पर आबाद होना पसंद करता है जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो, या रिवर बेसिन हो या वाटरशेड बेसिन हो, यानी जहाँ पर वाटर हमें लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो। यानी इंसान वहीं पर आबाद होना पसंद करता है जहाँ पर वो वाटर अवेलेबल है, यानी उसकी सहूलियात की या उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उसको अवेलेबल हो। तो उसी इलाके में हम रीजनल प्लानिंग कर सकते हैं। और वहाँ पर पर्टिकुलर जियोमॉर्फोलॉजिकल एरियाज़ का या जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन का डेवलप होना ज़रूरी है। जैसे उसमें आता है रिवर्स वगैरह, रिवर वहाँ पर फ्लोइंग रिवर होना चाहिए, यानी वहाँ की रिवर्स में वाटर अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नदी ड्राई है, रिवर ड्राई है, वहाँ पर वाटर लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वहाँ के एग्रीकल्चरल एरियाज़ को वहाँ पर हेल्प मिले, इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर हेल्प मिले, ताकि वहाँ पर वाटर की फैसिलिटीज़ से वो इस एरिया को डेवलप किया जाए। अब फोर्थ पॉइंट है, यूज्ड इन प्लानिंग इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए भी हमें जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करना ज़रूरी होती है। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी एरिया को या किसी एग्रीकल्चरल एरिया को डेवलप करने के लिए भी जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी होना ज़रूरी है। वो कैसे हैं, लैंड यूज प्लान इन एग्रीकल्चर कैन बी ऑप्टिमली मेड विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, डिग्री ऑफ स्लोप, एरियाज ऑफ फ्लड। अब हम ऐसे ही एरिया में या ऐसे ही जगह पर हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर हमें लैंडफॉर्म का पता हो, यानी लैंडफॉर्म एग्रीकल्चर के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए वो सूटेबल हो। मतलब प्लेन में हम माउंटेन एरियाज में हम एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सकते। माउंटेन एरियाज में हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्रॉप की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर एरिया में अलग अलग यानी उसका रिक्वायरमेंट होता है। यानी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही एक पर्टिकुलर क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अदर इन्वायरमेंट में या अदर क्लाइमेट में हम उसको डेवलप नहीं कर सकते। इसीलिए हर क्रॉप का या हर यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक अलग अलग
रीजन या अलग अलग क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमें एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप करने के लिए सबसे पहले वहाँ का हमें लैंड फॉर्म पता होना चाहिए कि वहाँ का लैंड फॉर्म उस क्रॉप के हिसाब से या एग्रीकल्चर के हिसाब से डेवलप हुआ है कि नहीं, या वो पर्टिकुलर लैंड फॉर्म एग्रीकल्चरल लैंड फॉर्म जो है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है कि नहीं। और वहाँ की हमें डिग्री ऑफ स्लोप पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेप स्लोप पर भी हम जो जहाँ पर ज़्यादा स्टेप स्लोप है या स्लोप वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। स्टेप स्लोप पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ का स्लोप पता होना चाहिए, या वहाँ पर की यानी जो लैंडफॉर्म की डायरेक्शन है वो पता होना चाहिए। एरियाज ऑफ फ्लड्स, अब जहाँ पर फ्लड्स अक्कर होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा यानी ईयरली, वहाँ पर ज़्यादा यानी फ्लड का रेशो होता है, तो वहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर एरिया को डेवलप नहीं करते, क्योंकि फ्लड से आएंगे एग्रीकल्चरल क्रॉप जो है या क्रॉप वगैरह उसको डैमेज होगा। इसीलिए ज़्यादा फ्लड वाले एरियाज़ में भी हम एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारे स्कोप हैं, हर फील्ड में स्कोप है जियोमॉर्फोलॉजी की। ये इसको हमने शॉर्ट में देखा, यानी कुछ यानी फील्ड्स को एग्रीकल्चरल लैंड में कैसे जियोमॉर्फोलॉजी का यूज़ होता है, रीजनल प्लानिंग में या रीजनल डेवलपमेंट में कैसा यूज़ होता है उसका जियोमॉर्फोलॉजी का, इन शॉर्ट हमने इसमें देखा। लेकिन हम इसकी डिटेल स्टडी करने जाएंगे तो बहुत सारा यानी बहुत सारी फील्ड्स में, लॉट्स ऑफ फील्ड्स में जियोमॉर्फोलॉजी का इसको मौजूद है। यानी हर फील्ड में हमको जियोमॉर्फोलॉजी की नीड पड़ती है, या हर उसको स्कोप को हम यूटिलाइज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।